मैं मध्य हिमालय के उच्च हिमालयी भूभाग का रहने वाला हूँ, जहाँ की घाटी में लंबे चौड़े ग्लेशियर हैं। फीसी बुग्याल के बहुत ही लंबे बुग्यालों में कस्तूरा मृग, स्नो लिपर्ड, स्नो कॉक और दफिया मुनाल जहाँ निवास करते हैं, उसी क्षेत्र का मैं भी रहने वाला हूँ। कुमाऊं गढ़वाल के शेष जातियों की अपेक्षा भोटिया कम्युनिटी का रहने वाला हूँ और जिनका व्यवसाय सदियों से भारत और तिब्बत दो देशों के मध्य वाटर सिस्टम से व्यापार था। लेकिन 1962 के पश्चात उस समुदाय के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में जो परिवर्तन आया है उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। उसके साथ ही इतिहास के परिप्रेक्ष्य में उस समुदाय को भोटिया कहते हैं। उत्तराखंड राज्य के उत्तरी सीमा पर उच्च हिमालय के मध्य भाग में स्थित भारत तिब्बत दो देशों के मध्य सदियों से विनिमय व्यापार के माध्यम से जीवन निर्वाह करने वाला मानव समूह 1962 के ऐतिहासिक चीनी आक्रमण के पश्चात वर्तमान में अब भोटिया जनजाति के नाम से जाना जाता है। इस भोटिया जनजाति समूह के अंतर्गत पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विकास खंड में निवास करने वाले दरमिया, ब्यासी, चौदासी, रंग शोका, मुंशारी विकास खंड के जोहारी शोका और बरपटिया, चमोली जिले के नीतिमाना घाटी के तोलछा मरछा तथा उत्तरकाशी में हर्षिल डुंडा के निवासी जाट सम्मिलित हैं। कुछ वर्षों से तिब्बती मूल के घुमंतु खम्पा लोगों को भी भोटिया जनजाति में सम्मिलित कर लिया गया है। विगत कुछ दशकों से अनेक सरकारी संस्थाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा इस जनजाति के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा मानव शास्त्रीय अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। अब है ऐतिहासिक परिदृश्य। उत्तर भारत में आर्यों का प्रभुत्व स्थापित होने से पूर्व इस हिमालयी क्षेत्र में यक्ष, किन्नर, किरात, नाग और खस जातियों का आधिपत्य था। लद्दाख के भोटा, मेलंग के जाट, नीतिमाना के तोलछा मारछा, मुंशारी के जोहारी और बरपटिया, दारमिया व्यास के दरमिया व्यासी, रंग शोका, अस्कोट के राजी तथा नेपाल के राई, लिम्बू, नेलंग, गोरखा, सिक्किम के लेप्चा और अरुणाचल के मुनबा उन प्राचीन जनजातियों से संबंध रखते हैं जिन्हें मून खमेर पुकारा जाता है। चिपकी मुखाकृति, छोटा कद और पीत गौरवर्ण के इस किरात वंशी लोगों पर तिब्बती, बर्मी, मंगोलाइट वंशमूलक संबंध रहा हो नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हर्ष की मृत्यु के पश्चात तिब्बत का एक शक्तिशाली शासक शगम्पो ने संपूर्ण हिमालय क्षेत्र पर अपना प्रतिनिधित्व स्थापित कर यहाँ के मूल वंशी किरातों से रक्त संबंध स्थापित कर लिया था। परंतु कुछ क्षेत्रों की अपेक्षा अधिसंख्य लोगों ने ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया को ही स्वीकार किया होगा। इसी कारण उत्तराखंड में केवल निलंग के जाट ही बौद्ध धर्मावलंबी है। डॉक्टर शिव प्रसाद का मानना है कि आर्य सभ्यता के विस्तार के साथ बहुत सी आदिम जातियां या तो समाप्त होगी अथवा खस आज अन्य जातियों में विलीन होगी। किरात जाति की कुछ क्षेत्रों में रहकर अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रहा। उत्तराखंड और नेपाल के तराई क्षेत्र में किरात निवास करने वाले थारू, भोक्सा और अस्कोट क्षेत्र के राजी जनजाति के लोग भी किरात वंशी जाति के ही हैं। परंतु किरात वंशी ये जातियां मंगोल रक्त संक्रमण से प्रभावित नहीं हुई। राहुल सांकृत्यायन का मत है कि हिमालय में शकों का भी शासन रहा। कत्यूरी राजवंश भी शकों के वंशज थे। कुमाऊं के कुछ प्राचीन मंदिरों में बूढ़धारी प्रतिमा का होना भी
शक वंश का प्रमाण माना जाता है। ईस्वी सन के प्रारंभ में 1.5-2 वर्षों के मध्य पूर्वी शिंचांग के शक स्थान से पशुचारक घुमंतु अपना मूल स्थान छोड़कर बलोचिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पंजाब होते हुए भारत में प्रवेश कर गए। कुछ शकों ने यहाँ अपना शासन भी स्थापित कर लिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ध्रुवसामिनी को मुक्त कर जिस राजा को पराजित किया वह शक राजा ही था, जिस कारण चंद्रगुप्त शकारी कहलाए गए। शक वंश के नाम से उत्तरी भारत में शक संवत प्रचलित रहा है, जिसकी गणना ईस्वी सन से 79 वर्ष पश्चात होती है। कुछ शक चारक पशु के रूप में हिमालय के पश्चिमी ढाल में निवास करने वाले किरात पशु शावकों में सम्मिलित हो गए। विद्वानों का मत है कि खस जात में विलीन होने वाले शकों पर तिब्बती, बर्मी, मंगोल मुद्रा का प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु किरात वंशी पशुचारकों में सम्मिलित होने वाले पशुचारक लोग मंगोल रक्त संक्रमण से अवश्य प्रभावित हुए होंगे। कुमाऊं की प्रसिद्ध प्रेम गाथा राजुला मालूशाही की नायिका राजुला का पिता सुनपत शौका भी इसी वंश का रहा होगा। संभवतः इसी कारण वहाँ के लोगों को शौका कहते हैं। तिब्बत व्यापार और चीनी आक्रमण का प्रभाव। मध्य हिमालय के इस सीमांती क्षेत्र में निवास करने वाले पशुचारकों का आदिकाल से ही तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध रहा है। युधिष्ठिर के रासु यज्ञ में तितली का स्वर्ण भेद प्रस्तुत करने वाला इसी सीमा क्षेत्र का व्यक्ति रहा होगा। तिब्बत से सोना आयात करने के कारण जोहार का एक प्रसिद्ध व्यापारी सुनपत शौक कहलाता था। एक प्राचीन अभिलेख के अनुसार बाज बहादुर चंद के शासन काल में जोहार के निवासियों के प्रत्येक गांव के आधार पर राजस्व के रूप में सोना लिया जाता था। अभिलेख है अभी, जो वहाँ के गांव वालों से सोना लिया जाता था टैक्स के रूप में। परंतु तिब्बत और भारत के मध्य नमक और अन्न का विनिमय व्यापार प्रमुख था। 1815 में कुमाऊं गढ़वाल में गोरखा सरकार को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उन्होंने प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, चिकित्सा तथा सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य करना आरंभ किया, सीमा क्षेत्र के इस तिब्बत व्यापार पर भी उनका ध्यान आकृष्ट हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ के मार्गों का निर्माण कर ब्रिटेन के मिलों से बने हुए कपड़े और बिसाते की वस्तुएं उपलब्ध कराकर तिब्बत निर्यात करने और तिब्बत के खानों से प्राप्त सुहागा तथा तिब्बती भेड़ों का ऊन आयात करने के लिए स्थानीय व्यापारियों को प्रोत्साहित किया, जिससे लगभग 150 वर्ष तक सीमा क्षेत्र से होने वाले इस व्यापार से आर्थिक दृष्टि से क्षेत्रवासी अवश्य लाभान्वित हुए। विकट भौगोलिक स्थिति में एक भिन्न संस्कृति वाले तिब्बत के साथ उत्तराखंड के अन्य लोगों के लिए भारत तिब्बत का व्यापार कर पाना असंभव ही नहीं तो असाध्य अवश्य था, जिस कारण इस व्यापार पर इस सीमावर्ती लोगों का सदियों से एकाधिकार बना रहा। 1960 में चीनियों के तिब्बत में प्रवेश करने के एक दशक तक भारत तिब्बत व्यापार प्रगति पर था, परंतु 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और उसके हजारों अनुयायियों के तिब्बत से पलायन करने और 62 में भारत पर चीनी आक्रमण के कारण सीमा क्षेत्र के लोगों का यह आर्थिक स्तंभ सदैव के लिए ढह गया है। इस सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लोग जो अतीत में पृथक पृथक नाम से जाने जाते थे, मंगोल मुद्रा के कारण सिक्किम के लोगों के समग्र साक्ष्य के साम्य करते हुए अंग्रेजों ने इन्हें भोटिया नाम से संबोधित करना आरंभ किया, जिससे यह भोटिया नाम ही इस क्षेत्र के लोगों की एक पृथक पहचान बन गई। परंतु इससे पूर्व किसी भी प्रशासकीय अभिलेखों में भोटिया शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। अतीत में उन लोगों की पहचान क्षेत्र के आधार पर होता था। भारत सरकार द्वारा 1967 में इस वर्ग को अन्य भोटिया जनजाति में सम्मिलित किया गया है। तिब्बत से कच्चा माल उनका आयात समाप्त होने तथा विश्व बाजार में प्रचुर मात्रा में सिंथेटिक वस्तुओं की उपलब्धता के कारण इस वर्ग की महिलाओं की हस्तकला का आधारित ऊन उद्योग समाप्त हो गया।
पर्वतीय अंचलों में मोटर मार्ग के निर्माण से अतीत में यातायात का प्रमुख साधन भेड़ बकरी और घोड़े खच्चरों का व्यवसाय पशुपालन भी समाप्त हो गया है। अब भोटिया जनजाति की नई पीढ़ी स्वावलंबन की भावना से हटकर आरक्षण की बैसाखी पर जीविकोपार्जन कर नया सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरी पर निर्भर रह गए हैं। परिस्थिति वर्ष लोगों में पलायन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अब कुमाऊं के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, थल, डीडीहाट तथा गढ़वाल के जोशीमठ, गोपीश्वर, कर्णप्रयाग, अगस्त्यमुनि आदि नगरों के अतिरिक्त हल्द्वानी, देहरादून और लखनऊ, दिल्ली आदि नगरों में भोटिया जनजाति के सैकड़ों परिवार आकर स्थायी निवास करने लगे हैं। यातायात अथवा शिक्षा, चिकित्सा और संचार, रोजगार के आदि वर्तमान सुख सुविधाओं के अभाव में क्षेत्र जो है जंगहीन होते जा रहे हैं। सीमा क्षेत्रों में स्थानीय लोगों का पलायन करना तथा सुरक्षा की दृष्टि से एक भयंकर पहलू समझा जा रहा है, जिसके लिए स्थानीय जनता के अतिरिक्त सरकार को भी सतर्क रहना चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का प्रसार तथा वैश्वीकरण अथवा सांस्कृतिक परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव सीमा क्षेत्र के भोटिया जनजाति के समाज पर पड़ा है। आरक्षण का लाभ मिलने और रोजी रोटी की तलाश में इस क्षेत्र के युवा वर्ग को विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बाहरी समाज के संपर्क में रहने के कारण इनके सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन आ जाना स्वाभाविक है। वैश्विक प्रगति की दौड़ में सम्मिलित होने के लिए इन युवाओं को देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार अपने को समाहित करना आवश्यक हो गया है। शिक्षा का प्रसार, यातायात की सुविधा तथा मनोरंजन और संचार के साधनों की उपलब्धता के कारण यह पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को विस्तृत कर पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं।